Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter globalization, and under this chapter we were discussing the consequences of globalization, and in this regard we were discussing the economic consequences, and we have seen that economic consequences actually it can be there are different views regarding the economic consequences. There are some who support the process of globalization, who are of the opinion that the globalization has caused many positive economic consequences, but there are some who are of the opinion that the globalization has caused many negative economic consequences. So we have discussed about the negative consequences, or we have discussed the views of those who are who do not support this process of globalization, economic globalization, because in their opinion, because of this economic globalization, what happened that within a country, the gap between the rich and the poor has widened. It makes the rich richer and the poor poorer. तो उनके बीच का जो गैप है वो वाइड हो गया और भी ज़्यादा. एंड अगर एक पूरी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो भी ये एक वाइड गैप क्रिएट करता है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. एंड दीज पीपल हु आर अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दे हैव started a new term, that is recolonization of the world. फिर से colonization का जो process है वो start हो गया है, जिस colonization से हमें आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे जाके डिफरेंट जो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज से उनको आज़ादी मिलने शुरू हुई, वो अब खत्म. फिर से हम कॉलोनी बनते जा रहे हैं. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर बिकमिंग कॉलोनीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज कॉज्ड दिस रिकोलोनाइजेशन. हमारे जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर बीइंग यूज्ड बाय द MNCs. They are investing capital. They are controlling our markets. So in this way we can say कि फिर से recolonization जो है वो it has started. तो इस basis पे हम इसको criticize करते हैं. जो डेवलपमेंट जो globalization का process है, हम उसको इसी basis पे criticize करते हैं. But on the other hand, there are people who support this process of economic globalization. इसके लिए उनका जो कहना है क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, डीरेगुलेशन किया. डीरेगुलेशन मीन्स जो भी चीज़ें रेगुलेटेड थी उन सबको ख़त्म कर दिया. जो इकोनॉमी क्लोज्ड थी उसको ओपन कर दिया. जहाँ पर ट्रेड में बैरियर्स लगे हुए थे कि कहीं से भी बाहर से सामान आएगा या यहाँ से बाहर जाएगा सामान, उस पर टैरिफ्स लगते थे. तो दिस टैरिफ्स वर ऑब्स्ट्रक्शन. ये टैरिफ्स इसलिए लगाए जाते थे ताकि चीज़ों के प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कम हो. तो जब तक टैरिफ रहेगा, जब तक इस तरह के रेगुलेशंस रहेंगे, तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट और इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेड जो होना है उसको वो रिड्यूस कर देगा. और यही हो रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिफोर ग्लोबलाइजेशन. यही हो रहा था कि हर जगह कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा. अगर अपनी खुद की कंट्री में देखें, लाइसेंस, परमिट, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमें यूज़ करना पड़ता था, लेना पड़ता था इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जब हम इन सब चक्कर में पड़ते हैं तो वहाँ पर हमें रेड टेपिज्म जो है उसको फेस करना पड़ता है. रेड टेपिज्म जिसको ब्यूरोक्रेट्स के जो रूल्स को फॉलो करने का जो सिस्टम होता है, उसके कारण जो काम में डिले होता है हमारा, उसी को हम रेड टेपिज्म कहते हैं. ये रेड टेपिज्म जो निकला है वर्ड, वो निकला है जैसे जो फाइल्स होती हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको रेड रिबन से उनको टाई किया जाता है. तो आपने जो अर्जी दी, जो भी आपने अप्लाई किया, वॉट एवर फॉर लाइसेंस और एनी परमिट, वो उसकी एक फाइल बन गई और वो फाइल में उस पर रेड टेप लग गया.
अब वो फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, इस तरह से वो घूमती रहेगी. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और काम आपका नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कि बिकॉज ऑफ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके कारण जो डिले होता है उसी को ये रेड टेपिज्म का नाम दिया गया है. तो ये सब चीजें हम लोग एक्सपीरियंस किए हुए हैं. वी आर नोइंग, हम जानते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये हैम्पर करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है. तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से हमने 1991 में हम अभी आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली. 1991 में we have adopted a new economic policy, and that economic policy was focusing on three important things: privatization, liberalization and globalization. तो हमने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन कर दिया. ये जो ओपन किया उससे जो रेगुलेशंस थे वो खत्म हो गए, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए, परमिट लाइसेंस के सिस्टम कम से कम हो गए, बहुत मिनिमल हो गए. बाहर से कैपिटल, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आराम से होता है, बिना किसी जिसको हम कहें कि बिना किसी लंबे चौड़े काम के वो तुरंत हो जाता है. तो ये चीजें जो है, इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा. और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारे इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, और जब ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो उससे वेलबींग बढ़ेगा, है ना. जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली उसका असर जो है वो लोगों पर होगा, लोगों की लाइफ अच्छी होगी. तो ये है फायदा ग्लोबलाइजेशन का, और इसमें कोई किसी भी तरह का हम नहीं कह सकते हैं कि ये कहना गलत है, ये बिल्कुल सही है. जब भी हम रेगुलेट करते हैं ना चीजों को, तो जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है. हमारे सामने एग्जाम्पल है, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूएसएसआर. द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड, इट वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. एंड व्हाट हैपेंड, आज के डेट में यूएसएसआर इज नो मोर, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो जब भी रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है. उस समय हमें लगता है कि हमने कंट्रोल कर लिया, बहुत बड़ा काम हुआ, हमारे पास बहुत पावर है, बट एक्चुअली इट इज नॉट हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. अगर लॉन्ग रन के हिसाब से देखें तो वो कभी भी हेल्पफुल नहीं होता है. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का आना पॉजिटिव है. अगर हम देखें तो हमारे सामने, जैसे कि अगर एज अ कंज्यूमर इफ वी कंसिडर कि हमारे सामने कितने चॉइसेस बढ़ गए, है ना. जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से हमारे चॉइस बढ़ गए, मार्केट में सामान बढ़ गए, ठीक है, ये सब चीजें अच्छी हुई. लेकिन इसमें भी फिर प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या आती है कि जो चॉइसेस बढ़े हैं वो किस कस्टमर को ध्यान में रख के किया गया है, वो है मिडिल क्लास के लिए. लोअर क्लास की प्रॉब्लम्स आज भी वही है जहां थी. तो फिर भी टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ी ही है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बहुत हाई हुआ है. जैसे अपनी कंट्री का एग्जांपल हम देखें तो हमारा ग्रोथ रेट जो 1980s में 2 से 3% रहा करता था, आज वो 7% तक चला जाता है. तो ये क्या है, इतना जो ग्रोथ रेट हाई हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो वेल बीइंग भी बढ़ेगा. ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इसको कह सकते हैं. दूसरा जो हम कह सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट, the second argument which is presented by the supporters of the process of globalization, they are of the opinion that this process of economic globalization is inevitable. ये inevitable है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं. It is not wise to resist the march of history. समय को आप नहीं रोक सकते. जो चीजें बदल रही हैं, वो चीजें आगे जा रही हैं, आप उनको पीछे नहीं मोड़ सकते हैं. आई स्टार्टेड द चैप्टर विद द स्टेटमेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. दैट इज द थिंग.
कि जो चीज अवश्यम भावी है, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसके लिए हम कहते हैं जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज अवश्यम भावी, मतलब जिसका होना अनिवार्य है, वो होके रहेगा, कोई उसको टाल नहीं सकता है, दैट इज इनएविटेबल। तो यही चीज ग्लोबलाइजेशन के साथ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई रोक नहीं सकता। यूएसएसआर इतनी पावरफुल कंट्री थी, सुपर पावर थी, लेकिन वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? इसीलिए खत्म हुई क्योंकि उसने चेंज को रोकना चाहा। उसने जो चीजें नेचुरल थी, जिनको छोड़ देना चाहिए था, उसको उन्होंने पकड़ना चाहा। नतीजा ये हुआ कि वो कंट्रोल तो उनका नहीं हो पाया, वो खुद ही खत्म हो गए। तो इसी को हम कहते हैं कि हम जो हिस्ट्री का जो मार्च है, जो आगे बढ़ चुका है, अब हम उसको पीछे नहीं ला सकते हैं। चेंज को हमें रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि ग्लोबलाइजेशन गलत है, ये नहीं, ये कहना गलत होगा। ग्लोबलाइजेशन तो होना ही होना था, आज नहीं तो कल उसको तो आना ही था। जरूरत क्या है? जरूरत अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज मत करिए, बल्कि ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर रहते हुए किस तरह से हम जो हमारे पुअर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें। क्योंकि ये जो इंटरकनेक्टेडनेस हो गया हम लोगों का, जो पूरी दुनिया का जो इंटरडिपेंडेंस हो गया है, अब उसको हम वापस नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो वो आगे ही बढ़ती है, वो पीछे नहीं आती। तो जरूरत इस बात की है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो भी प्रॉब्लम हमारा जो गरीब तबका है उसके लिए हमारा कंसर्न है कि उसकी जो बेसिक नीड्स जो स्टेट की तरफ से पूरी हो रही थी, अब वो स्टेट विथड्रॉ कर रहा है। तो ये जो विड्रॉवल ऑफ द स्टेट हो रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में काम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। अब हम नेक्स्ट कंसिक्वेंस पे आते हैं, दैट इज कल्चरल कंसिक्वेंसेस। अब ये जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कल्चरल कंसिक्वेंस, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने एक्चुअली जो वो हमारे घर में घुसा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन कैसे? whatever we eat, whatever we drink, whatever we wear, whatever we think, these all are affected by this globalization. Whatever we watch on the TV, सारा कुछ जो है वो ग्लोबलाइजेशन से अफेक्टेड हो रहा है। हमारी लाइफ पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन से अफेक्टेड है। आज हम बर्गर और दैट वो क्या उसको कहते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब चीजें जो हैं वो हम सब लोग मतलब इजीली अवेलेबल है। और बहुत ज्यादा जिसको हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्राइस है जिसको कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, मिडिल क्लास फैमिली कैन इजीली अफोर्ड, है ना, अफोर्डेबल है। हमारा खान पान बदल गया। हम ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाते हैं और काफी खुश होके बताते हैं ना लोगों को कि आज पास्ता बनाया मैंने, मम्मी ने पास्ता दिया है। एक टाइप ऑफ क्या होता है, मतलब बहुत प्राइड का थोड़ा सा फीलिंग आता है कि, और दूसरे बच्चे ने अगर रोटी सब्जी लाई है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, उसको डिमोरलाइज किया जाता है। इट हैपन्स। क्यों ये हो रहा है? अगर कपड़े किसी ने जीन्स पहनी है और कोई अगर ट्रेडिशनल कपड़ा पहना है, तो जिसने ट्रेडिशनल पहना है उसको थोड़ा नीचे माना जाता है। हर चीज में हम ये सब चीजें देख रहे हैं। क्यों? कहां से हो रहा है ये? दिस इज ग्लोबलाइजेशन।
क्योंकि आज हमारा जो कल्चर है ना वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया है ग्लोबलाइजेशन से। हमारा कल्चर अब जो था वो नहीं रहा और रहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज तो आती ही है, हर चीज में बदलाव आती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। हमारा अभी ये कहना है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी लाइफ का जो लाइफ स्टाइल था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, हमारा थॉट प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है, हमारी आइडियाज पूरी तरह से चेंज हो चुकी है ना। और इसके कारण कई बार एक तरह का एक डर, जिसको फियर हम कहेंगे, कि आता है लोगों के मन में कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमारे कल्चर को खत्म कर रहा है। कई बार इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स एल्डर्स से आप सुनते भी होंगे कि ये अब तो अपना तो कोई संस्कार रहा ही नहीं, है ना, सारे संस्कार खत्म हो गए हमारे अपने, अब हम विदेशी संस्कार में ही पल बढ़ रहे हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो नॉर्मल बातें होती हैं। तो ये एक डर हमारे मन में है कि हमारा कल्चर जो है वो उसको पूरी तरह से वो बदल चुका है। यही है कल्चरल कंसिक्वेंस, उसके अंदर हम लोग यही सब चीजें देखेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं कल्चर पे, वो ये है कि एक यूनिफॉर्म कल्चर स्टार्ट हो गई है। यूनिफॉर्म कल्चर, ठीक है। यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कल्चर है दुनिया की वो एक जैसी हो गई है। किसी भी जगह का जो डिस्टिंक्ट कल्चर था वो नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उसकी कल्चर एक जैसी हो गई है, जिसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन ये क्या है? जैसे साइंस में हम लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ है, 10th तक तो सबने साइंस पढ़ा है, कुछ जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस का मतलब उसमें जो दो तरह की चीजें जो मिलाई गई हैं उनका जो वो होता है रेशियो होता है वो सिमिलर होता है, कुछ इसी तरह की चीजें हैं। होमोजेनस मतलब एक जैसा। तो जो हमारा कल्चर है वो क्या हो गया है? कल्चर का होमोजेनाइजेशन हो गया है, इसको हम कहेंगे कल्चरल होमोजेनाइजेशन। इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया का जो कल्चर है वो एक जैसा हो गया है, ठीक है। जैसे दुनिया में सब लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, अगर हम कपड़ों को देखें, क्लोथिंग को देखें, उसमें होमोजेनाइजेशन हो गया। जीन्स, ब्लू जीन्स, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आज वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, छाया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा टीनेजर हो जिसके पास की एक ब्लू जीन्स ना हो। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कि बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड द क्लोथ्स, अगर हम उसको छोड़ दें, इन जनरल अगर हम देखते हैं तो उनको भी हम क्यों छोड़ें? उनके भी दिल की तमन्ना तो यही होगी कि एक ब्लू जीन्स हमारे पास भी होती, ब्लू जीन्स या ब्लैक जीन्स, वॉट एवर जीन्स, इट स्टार्टेड विथ ब्लू ओनली। तो जीन्स जो है वो क्या हो गया? हर किसी के पास है, और जिसके पास नहीं है उसकी भी यही चाहत है कि उसके पास वो जीन्स हो, है ना। तो ये क्या है? कल्चर, पूरी दुनिया की कल्चर एक जैसी हो गई। हम कहीं भी जाते हैं, सपोज किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं जो कि काफी कल्चरली रिच है, बट उस टूरिस्ट प्लेस में भी जाके हमें वहां का जो यूनिक डिस्टिंक्ट फूड है वो नहीं, वो बहुत मिलना मुश्किल होता है। सबसे पहले हमें मैकडोनाल्ड दिख जाता है, सबसे पहले हमें KFC दिख जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं दिखने के लिए, तो सबसे पहले वही दिखेंगे हमें, क्योंकि उनके जो शॉप होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो
जिस जगह का जो डिस्टिंक्ट फूड था, उसकी जो अहमियत थी वो खत्म हो गई। अब वहां पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया? मैकडोनाल्ड इम्पोर्टेंट हो गया। दुनिया में कहीं भी जाइए आपको मैकडोनाल्ड मिलेगा, आपको केएफसी मिलेगा, आपको डोमिनोज मिलेगा। तो ये क्या है? दिस इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनस हो गया। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे कल्चर के वो रहे ही नहीं, वो बचे ही नहीं, उसको क्रश कर दिया गया। किसी ने किया नहीं फोर्सफुली, हमने खुद किया। वी आवरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई फोर्सिबली नहीं किया है। अमेरिका ने हम पे किसी तरह का फोर्स नहीं लगाया था कि आपको अपने कल्चर को चेंज करना है या किसी को जीन्स पहनना है। इस तरह का कुछ फोर्सेबल नहीं किया गया। ये होता है इन्फ्लुएंस, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चर में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया का जो कल्चर है वो एक जैसा हो रहा है, जिसमें कि डोमिनेशन किसका है? वेस्टर्न कल्चर का है। जो वेस्ट का कल्चर है वो उसी कल्चर को पूरी दुनिया ने मान लिया है, अपना लिया है। और ये किसी भी तरह से इसको हम ग्लोबल कल्चर नहीं कहेंगे। ग्लोबल कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कल्चर? ग्लोबल कल्चर हम उसको कहते हैं ना कि एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अ कल्चर हैज इमर्ज्ड which is carrying the element of different cultures, है ना, जिसमें कि हर दुनिया के जो भी इम्पोर्टेंट कल्चर्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ एलिमेंट मिला करके एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया। तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये ग्लोबल कल्चर है। बट जिस कल्चर को हम देख रहे हैं अभी इंडिया पूरी दुनिया में, जो होमोजेनाइजेशन जो हुआ है वो ग्लोबल कल्चर नहीं है, बल्कि वो यूनिफॉर्मिटी आ गई, जहाँ की सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर जो है वही हमको नजर आता है। वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली हमको पहनना अच्छा लगता है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली हमको खाना अच्छा लगता है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली हम सॉन्ग सुनते हैं। अगर हिंदी सॉन्ग सुनना, इंडिया की बात कर रहे हैं, हिंदी सॉन्ग सुनना बहुत डेरोगेटरी माना जाने लगा है। आप इंग्लिश सॉन्ग आपको सुनना चाहिए अगर दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है तो। लाइकवाइज हिंदी मूवीज नहीं देखते हैं, मतलब इट्स नॉट कि सभी नहीं देखते हैं, बट इस तरह का जो एक माहौल है वो हर कंट्री में है, क्योंकि हम पर वेस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और ये सब कुछ हमने वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर ऑल्सो, दो दैट पोर्सन ऑफ चैप्टर यूएस हेजेमनी इट हैज बीन डिलीटेड नाउ, है ना, बट स्टिल हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से इसको हम यूएस का सॉफ्ट पावर कहते हैं, जहां पर कि वो अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस फैला रहा है। और ये कोई उसकी तरफ से कुछ भी नहीं की जा रही है। ये चीजें हम खुद, हमें बहुत प्राइड फील होता है अगर हम कुछ अमेरिकन कल्चर के हिसाब से करते हैं तो। ये हमारी खुद की मेंटालिटी है। ये क्यों आती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो पावरफुल कंट्री होते हैं ना, उनके हर चीज को हमें अच्छा लगता है, उनका हर चीज हमें पसंद आता है, ठीक है। जो भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी है वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती है जो कि लेस पावरफुल सोसाइटी है उस पर। क्योंकि हम वी आर लेस पावरफुल and the US and other Western countries are more powerful economically, politically, militarily, in all aspect they are more powerful. तो एक तरह का जिसको हम कहेंगे कि हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर हम किसी भी लेवल पे उनकी बराबरी कर पाए। तो कल्चर के लेवल पे हमें लगता है कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं, उनके जैसा हम पहन सकते हैं, उनके जैसा हम बोल सकते हैं, उनके जैसा हम खा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। तो ये होता है, इसमें यूएस की तरफ से कुछ भी डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जरूर हुआ कि
जो बाहर की जैसे जो फूड चेन्स वगैरह हैं वो सारे ओपन हो गए, दैट इज अनदर थिंग, बट स्टिल नहीं होते तो भी हम उसको सुपीरियर मानते हैं। हमें लगता है कि वही सबसे अच्छा है जो भी अमेरिकन कल्चर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसी को हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो मैकडोनाल्डाइजेशन इसको हम कहते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है, जैसे कि जो मैकडोनाल्ड है उसका है मैकडोनाल्ड, है ना, इसको एक टर्म दिया गया है मैकडोनाल्डाइजेशन। क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है उसका मैकडोनाल्डाइजेशन हो गया, मतलब मैकडोनाल्ड इज एवरीवेयर। वेस्टर्न कल्चर जो है वो हर कंट्री उसको सुपीरियर मान रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया जो है वो चीज़ों को उसी तरह से देखना चाहती है जिस तरह से डोमिनेंट पावर दिखाना चाहते हैं। वी आर रेडी टू सी, जैसा आप दिखाएंगे हम वैसा देखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। दिस इज कल्चरल इम्पैक्ट। ये हम पर हमारी कल्चर जो बदल गई है, ये इसी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, और ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि पुअर कंट्री के लिए तो ये बैड है ही। जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी कल्चर बहुत ज़्यादा खत्म हो गई, अपना जो एलिमेंट था कल्चर का वो सब कुछ धीरे धीरे इरोड होता गया। तो पुअर कंट्रीज के लिए तो बैड है, लेकिन ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये निगेटिव है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि श्रिंकिंग हो रहा है। जो हमारा इतना रिच कल्चर था, जैसे अभी क्या हो रहा है, योगा को रिवाइव किया जा रहा है, आयुर्वेदा को रिवाइव किया जा रहा है, क्योंकि हमने इनके इम्पोर्टेंस जितने इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस था, जो प्लेस ये होल्ड करते हैं, हमने उसको उस जगह पे नहीं रखा, हमने उसको काफ़ी नीचे गिरा दिया था। लेकिन अभी उसका रिवाइवल हो रहा है। आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, बट जो पीछे हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इतना रिच कल्चर जो हमारा था उसको उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हमने वेस्टर्न कल्चर को ही अडॉप्ट किया। हम एरोबिक्स करना ज़्यादा अच्छा हमें लगता है, हम प्राउड फील करते हैं कि हम एरोबिक्स कर रहे हैं। अभी तो नहीं है, अभी तो कंडीशन ठीक हो गई है। अगर आज से 10 साल पहले की कंडीशन को हम देखें तो एरोबिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, योगा करना नीचे डेरोगेटरी टाइप ऑफ चीज मानी जाती थी। तो ये है कि जो कल्चर, जहाँ हर कंट्री का कल्चर, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, हर कंट्री के कल्चर में कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स खत्म होते जा रहे हैं, और दुनिया जो है वो सिर्फ एक ही कल्चर को अपना रही है। तो ये कल्चर का श्रिंकेज हो रहा है, श्रिंक कर रहा है कल्चर। कल्चर में तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जितने डाइवर्सिटी होगा कल्चर उतना रिच होगा। हमारी कंट्री का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे कल्चर में इसलिए इतना रिच माना जाता है क्योंकि इसमें डाइवर्स एलिमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं, और ये हम लोग कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में निगेटिव इम्पैक्ट के अंदर देखेंगे कि निगेटिव क्या है, क्या निगेटिव कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबलाइजेशन के। लेकिन कहानी यहीं पर अभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी कुछ बाकी है। अभी ये बाकी है हमें बताने के लिए कि ये जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का, इसको सिर्फ निगेटिव हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज कल्चर जो है वो एक डायनामिक चीज होती है। इट्स नॉट समथिंग कि वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। चेंज तो आना ही है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज तो आना ही है। लेकिन ये जो चेंज आना है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण आ रहा है, और इसको हम हर कंडीशन में हम निगेटिव नहीं कह सकते हैं।
कोई भी कल्चर ऐसी नहीं होती है जिसपे कि आउटसाइड का इन्फ्लुएंस ना पड़े। इन्फ्लुएंस पड़ना नेचुरल है, और जो कल्चर में इन्फ्लुएंस पड़ने के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस हमेशा निगेटिव हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन in the next class.